नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज्ड होंगे। दोस्तों, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए योग्य हूँ कि नहीं। ठीक है, क्या मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अगर दोस्तों मैंने देखा जाए तो मैंने भी अपना जो हाई स्कूल है और जो इंटरमीडिएट है वो भी यूपी बोर्ड से ही क्लियर किया है। अब दोस्तों, अगर मैं स्पेशली इंग्लिश की बात करूँ, अगर मैं अपने इंग्लिश की बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश में 99 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एक क्वेश्चन कम, एक नंबर कम हो गया, अदरवाइज 100 आउट ऑफ 100 होते, लेकिन 99 मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, कुछ लोग सोचेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर मेरी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, उससे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में मैंने 99 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों मैं आपको पढ़ाने के लिए एबल हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास योग्यता है आपको एक बेहतर नॉलेज देने की। ठीक दोस्तों, और मैं कई सालों से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और साथ में जो कंपटीशन के छात्र होते हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, डिफेंस में जैसे जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, जो नेवी की तैयारी करते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, इनको भी मैंने पढ़ाया है। तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक दोस्तों, तो ये मेरा परिचय था। आई होप कि आपने समझा होगा कि मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको अच्छे से पढ़ाने की। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मूव करते हैं अपने पहले चैप्टर पर। अब दोस्तों बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों, मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक है, मतलब आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, मतलब आप इंग्लिश में जीरो हैं, तो आपको 0 से 100 तक, यानी आपको 0 से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर में। ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। आपको दोस्तों मैं हर एक चीज़ों को प्रॉपर ढंग से कराऊंगा। तो ग्रामर में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, और ग्रामर में जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो दोस्तों क्या होगा, वो दोस्तों हमारा होगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको मान के चल रहा हूं कि आपको इंग्लिश में जीरो भी नहीं आता, इंग्लिश का ए भी नहीं आता। ठीक है, तो मैं वहां से आपको पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक दोस्त, अब ध्यान से देखिएगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंग्लिश होता क्या है तो आप क्या जवाब देंगे। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का यूज हम किस लिए करते हैं? लैंग्वेज का यूज हम करते हैं बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज है। कुछ लोग कहते हैं सब्जेक्ट है, नहीं डियर, सब्जेक्ट नहीं है, एक भाषा, एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज का यूज हम किस लिए करते हैं? अभी आपने कहा कि सर बातचीत करने के लिए, यानी टू कम्युनिकेट। टू कम्युनिकेट, हम बातचीत करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। कहाँ से? कम्युनिकेट। ठीक दोस्त, तो लैंग्वेज मतलब होता है टू कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? बातचीत करने के लिए। इसलिए बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्त, लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब दोस्त ध्यान से समझिएगा। अब जैसे दोस्तों मैं मान लो शांत हूं, देखो दोस्तों जब तक मैं शांत था तब तक क्या कोई लैंग्वेज थी? जैसे फिर से मैं थोड़ा सा सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए मैं शांत हो रहा हूं, बिल्कुल
कोई साउंड थी, जब तक मैं शांत था कोई साउंड थी, मतलब कोई लैंग्वेज थी, कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। तो इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ कि जो भाषा होती है, जो आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज मतलब दोस्तों क्या हो गया, जो आपकी भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो आती कहाँ से? वो दोस्तों आती है कहाँ से? वो दोस्तों आती है साउंड से। साउंड जिसको हम बोलते हैं ध्वनि, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। साउंड से आती है। साउंड मतलब कोई एक ध्वनि। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो कुछ ध्वनि आ रही है ना, तभी तो आप सुन पा रहे हो। जैसे मान लो ये भी तो एक ध्वनि ही है, लेकिन क्या इससे आपने कुछ समझा? क्या कोई भाषा है ये? नहीं। तो साउंड तो कई सारी होती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये भी एक साउंड है, डीजे बजता वो भी एक साउंड है, ये भी एक साउंड है। तो साउंड तो कई प्रकार की होती है ना, तो उसको हम लैंग्वेज कैसे मान लेंगे? तो इसलिए दोस्तों इंग्लिश में जो ध्वनियाँ होती हैं, जो साउंड्स होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं। वो क्या होती हैं? वो निश्चित होती हैं। वो क्या होती हैं? वो फिक्स्ड होती हैं। फिक्स मतलब समझ गए ना? वो फिक्स्ड होती हैं और उनकी संख्या होती है 44। उनकी संख्या कितनी होती है? 44। समझ गए ना? तो इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी जो इंग्लिश की भाषा है हमारी, उसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 44 ध्वनियाँ हैं। जब इन्हीं 44 ध्वनियों के अंतर्गत आप कुछ बोलोगे, कुछ ध्वनि निकालोगे, तभी लैंग्वेज बनेगी, अदरवाइज लैंग्वेज नहीं बनेगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? साउंड हो गया, साउंड मतलब ध्वनि हो गई। ध्वनि कितनी होती हैं? फिक्स होती हैं। 44 साउंड फिक्स होती हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो साउंड है ये भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा केवल दो साउंड। इनको ध्यान से देखना। एक आपकी होती है वॉबल साउंड, एक आपकी होती है वॉबल साउंड्स। समझ गए ना? जिसको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं स्वर ध्वनियां। ठीक है। और एक आपकी होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक आपकी क्या होती हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं व्यंजन ध्वनियां। ठीक है। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको केवल दो बता रहा हूं। एक आपकी वॉबल साउंड्स जो कि स्वर ध्वनियां हैं, और एक आपकी कॉन्सोनेंट साउंड जो कि व्यंजन ध्वनियां हैं। ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इसका आगे यूज है। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ते हो आर्टिकल, आपने सुना भी होगा, अगर आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ने वाले हो तो आपने सुना होगा आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल ए और एन होते हैं, इनका जो यूज होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो इन साउंड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? साउंड पर, कि कब हमें आर्टिकल ए लगाना है, कब हमें आर्टिकल एन लगाना है। किस पर डिपेंड करता है? ये साउंड पर ही डिपेंड करता है। तो जो मैं आपको आगे बताऊंगा, समझ गए ना? तो ये आपकी साउंड हो गई वॉबल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। यहां तक बात क्लियर हुई? पहले बताओ। अब दोस्तों ध्यान से समझना। अब पहले समझ लेते हैं कि स्वर ध्वनियां क्या होती हैं और एक कॉन्सोनेंट ध्वनियां क्या होती हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान दोस्तों है। ठीक है। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा आ ए ओ ए पढ़ा था ना? छोटा, बड़ा, छोटी। सबसे पहले जब आप पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले यही पढ़ा होगा ना? तो जो आपने पढ़ा आ से लेकर हाँ तक, ठीक है ना? छोटा, बड़ा, फिर छोटी, बड़ी, फिर उसी प्रकार से छोटा हो, बड़ा हो, जो आपने पढ़ा है, यही आपकी क्या है? यही आपकी वॉबल साउंड्स है। और जो आपने का से ज्ञान तक पढ़ा है, का, खा, गा, घा, घा, अंगा, चा, छा, ये जो आपने का से ज्ञान तक पढ़ा है, ये क्या है? ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स, व्यंजन ध्वनियां हैं। बात क्लियर हो गई ना? तो जो स्वर हैं, जो आपने स्वर पढ़ा है आ से आ तक, वो आपकी वॉबल साउंड्स हैं, यानी स्वर ध्वनियां हैं। और जो आपने का से ज्ञान तक पढ़ा है, वो क्या है? वो आपकी व्यंजन ध्वनियां हैं, वो आपकी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब दोस्तों ध्यान से समझना। अब जब इन्हीं साउंड को, जैसे मैंने कोई साउंड प्रोड्यूस की, जैसे मैंने बोला, ठीक है, जैसे मैंने बोला, अब देखो, जैसे मैंने बोला आ, बा, सा। एक्चुअली में दोस्तों जो आपने बचपन में पढ़ा था ए से लेकर जेड तक, जिसको आप ABCD कहते थे, वो भी आप गलत पढ़ते थे। जैसे आप क्या पढ़ते थे? जैसे इसको आप ए पढ़ते थे ना, इसको आप बी पढ़ते थे, इसको आप सी पढ़ते थे ना। जैसे इसको आप क्या पढ़ते थे? ए। लेकिन जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया अमन, तो क्या आप अमन को एमन पढ़ रहे हो? अमन पढ़ रहे हो ना, अमन। तो यहां पर एक ही साउंड, आ की साउंड आ रही है ना? ठीक है। जैसे मैंने बोला बस,
तो यहाँ पर क्या आप इसे बी पढ़ रहे हो, बिस पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पर ए की साउंड आ है और यहाँ पर बी की साउंड बा है। इसकी साउंड क्या है? बा। एक्चुअली में ये बी नहीं है, ये बा है। एक्चुअली में ए नहीं है, ये आ है। बात समझ रहे हो ना? ये साउंड होती है। तो आपने जो ABCD पढ़ी है वो गलत पढ़ी है। पहली चीज़ तो यहाँ आपकी क्लियर हुई, ठीक है। जैसे इसको हम आ पढ़ेंगे, इसको हम बा पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम बा पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे। इसकी कई सारी मीनिंग होती है। इसकी क्या होती है? इसकी कई सारी मीनिंग होती है, समझ गए ना? इसकी कई मीनिंग कभी कभी का निकलती है, जैसे कैट, जैसे कैट। तो यहाँ पर सी की ध्वनि क्या है? का है ना। सी की ध्वनि क्या है? का है। बात समझे? तो ये आपकी साउंड होती है, समझ गए ना? ये क्या होती हैं? ये आपकी साउंड होती हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये जो साउंड आई, ये जो ध्वनियां आपने बोली, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने आ बोला, बा बोला, सा बोला, डा बोला, इस प्रकार से जो मैं बोल रहा हूं ध्वनि निकल रही है ना, ये आपकी साउंड से। अब जब मैं इसी प्रकार से पूरा लिख दूंगा जेड तक, ठीक है, तो ये दोस्तों जो निकल के आएंगी ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं लेटर्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं लेटर्स, ठीक है। तो जब आप साउंड को लिखोगे, जब आप साउंड को क्या दोगे? रिटन फॉर्म दे दोगे। क्या दोगे? रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म इन द सेंस लिखित रूप दोगे। क्या दोगे? लिखित रूप। जब आप उस साउंड को लिख दोगे तो क्या बन जाएंगी? लेटर्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? लेटर्स बन जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम अक्षर बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? अब ये जो अक्षर होते हैं डियर, ये कितने होते हैं? ये 26 होते हैं। ये क्या होते हैं? ये 26 होते हैं, ठीक है। और इन 26 लेटर को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अल्फाबेट। इनको हम क्या दोस्तों बोल देते हैं? अल्फाबेट बोल देते हैं। और अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोल देते हैं। क्या दोस्तों बोल देते हैं? वर्णमाला बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आई आपकी? यहाँ से आपकी वर्णमाला निकल के आई। क्या बात क्लियर हुई दोस्तों? तो लेटर्स 26 होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? पहले समझो बात। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ध्वनि तो 44 है, यानी साउंड तो 44 है, लेकिन जो लेटर यानी जो अक्षर है वो तो 26 है। सर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे सर बताओ। तो आइए इसकी हम बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा पुट और एक शब्द लिखा कट, ओके। अब दोस्तों इसे आप क्या पढ़ते हो? इसे आप पढ़ते हो पुट। इसे क्या पढ़ते हो? पुट पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर जो यू है, यहाँ पर जो यू है, इसकी साउंड क्या है? इसकी साउंड है ऊ साउंड है ना, पुट, तो ऊ साउंड आ रही है। यहाँ आपने इसे क्या पढ़ा? इसे आपने पढ़ा कट। क्या पढ़ा? कट पढ़ा ना। तो यहाँ पर यू की साउंड क्या आ रही है? यहाँ पर यू की साउंड आ रही है। क्या आ रही है? आ रही है। बात समझ गए ना? तो यहाँ पर देखो लेटर यू ही है, लेकिन यहाँ पर साउंड यू है और यहाँ पर साउंड क्या है? आ है। मतलब दोस्तों क्या समझे? मतलब ये समझे कि जो आपका एक लेटर होता है वो एक से ज्यादा ध्वनियां निकालता है। जैसे मान लो हमने इसे आ लिया तो इसकी साउंड कई सारी होती है। जैसे हमने यहाँ पर सी लिया तो सी की कई सारी साउंड होती है। तो इसलिए दोस्तों लेटर्स कम होती हैं और साउंड्स क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई ना? मतलब जो आपकी लेटर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बोल देते हैं, यानी ध्वनियाँ बोल देते हैं। बात क्लियर हो गई ना? तो जो लेटर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है साउंड के कंपैरिजन में, क्योंकि एक लेटर जो है एक से अधिक साउंड निकालता है। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको इसको क्लियर करने में सक्षम हुआ हूँ। अब दोस्तों आगे समझिएगा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? लेटर्स आपके हो गए 26 लेटर्स होते हैं जो कि हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब आगे समझिएगा दोस्तों, अब आगे समझिएगा। तो उसी लेटर्स के बाद अब जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो उसी श्रृंखला को आप आगे बढ़ाएंगे। आगे मैं डैश कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे मैं डैश करके लिख रहा हूं। लेटर्स के बाद आप पढ़ोगे वर्ड। क्या पढ़ोगे दोस्तों?
लेटर्स के बाद आप पढ़ोगे वर्ड। अब ये वर्ड क्या होता है दोस्तों? वर्ड मतलब शब्द। वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब आपका शब्द होता है। अब ये शब्द क्या होता है इसको समझते हैं। शब्द होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्द क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। लेटर्स मतलब अक्षरों का समूह होता है। क्या होता है? अक्षरों का समूह। क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है। ये जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का समूह होता है। अब ये कैसे होता है इसकी बात करते हैं। अक्षरों का समूह होता है और इसकी क्या होती है? एक कंप्लीट मीनिंग होती है। इसकी क्या होती है? एक कंप्लीट मीनिंग होती है। मतलब इसका क्या होता है? एक पूर्ण अर्थ होता है। क्या होता है? एक इसका पूर्ण अर्थ होता है, पूरा अर्थ देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्ड। अब आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है पहले समझते हैं कि ये वर्ड कैसे बना। जैसे मान लो लेटर्स आपने लिखा, A B C D एक्सेट्रा आपने लेटर्स लिखे। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों एक चीज और समझना है यहाँ से, वर्ड को समझने पहले एक चीज और समझ लो यहाँ से, कि जो आपके लेटर्स होते हैं इसमें दो कैटेगरी होती है। इसमें कितनी कैटेगरी होती हैं? दो कैटेगरी होती हैं। और दो कैटेगरीज क्या क्या है उसको समझते हैं। एक आपकी होती हैं वॉवेल लेटर्स। एक क्या होती हैं? एक आपकी होती हैं वॉवेल लेटर्स। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ए बोलते हैं, ई बोलते हैं, आई बोलते हैं, ए ई आई ओ यू। ये क्या है? ये आपकी वॉवेल लेटर्स। बात क्लियर? और ये क्या होती हैं? ये आपकी कॉन्सोनेंट लेटर्स होती हैं। दूसरी क्या है? दूसरी है आपकी कॉन्सोनेंट लेटर्स। कौन सी लेटर्स? कॉन्सोनेंट लेटर्स। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 21। मतलब जैसे आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया एक्सेट्रा, ये क्या है? ये आपकी कॉन्सोनेंट लेटर्स होती हैं। समझ गए ना? जैसे यहाँ पर आपने ध्वनियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक वॉवेल साउंड्स, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स। उसी प्रकार से जो आपकी लेटर्स होती हैं, एक आपकी वॉवेल लेटर्स हैं और एक आपकी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। बात क्लियर? अब दोस्तों ध्यान से समझना। जैसे आपने कुछ शब्द वॉवेल के उठाए, कुछ लेटर वॉवेल के उठाए और कुछ लेटर आपने कॉन्सोनेंट जो कि व्यंजन के उठाए। जैसे मैंने यहां पर बोला शब्द CAR। अब इसको ध्यान से देखना, CAR। अब ये जो CAR है इसमें ध्यान से देखो, क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स है? यानी एक अक्षरों का समूह है। आप कहोगे जी सर इसमें 3 अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर हैं। अब देखो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है यानी अक्षरों का समूह है, ठीक है। क्या इसकी कंप्लीट मीनिंग है? क्या इस शब्द की जो आपने ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा है, क्या इसकी कोई मीनिंग होती है? आप कहोगे सर हाँ, कार मतलब गाड़ी होती है। मतलब क्या है? मतलब आपका एक वर्ड है, ये आपका एक वर्ड है। समझ गए ना? जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां से बस। क्या लिखा? बस लिखा। अब ये जो बस है इसमें देखोगे तो कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या इसकी कंप्लीट मीनिंग है? आप कहोगे सर बस मतलब सर कंप्लीट मीनिंग है, यानी ये भी आपका वर्ड हो गया, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा ऑनेस्ट। क्या लिखा सर? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट देखो, क्या इसमें लेटर्स हैं? आप कहोगे सर जी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या इसकी मीनिंग है? हाँ इसकी मीनिंग है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब होता है जो व्यक्ति क्या होता है? जो व्यक्ति ईमानदार होता है। जो व्यक्ति क्या होता है? जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको बोलते हैं ऑनेस्ट। समझ गए ना? तो ये भी क्या हो गया? ये भी आपका वर्ड हो गया। अब जैसे मैंने बोला चलिए, जैसे मैंने ये आपसे बोल दिया, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी तो अक्षरों का समूह है, ये भी तो अक्षरों का समूह है दोस्त। लेकिन क्या इसकी कोई मीनिंग है? क्या इसकी कोई मीनिंग है? आप कहोगे सर इसकी तो कोई मीनिंग नहीं होती, मतलब ये आपका वर्ड नहीं होगा, ये आपका वर्ड नहीं होगा।
तो किसी भी शब्द को होने के लिए क्या जरूरी है कि वो लेटर्स का समूह हो, वो अक्षरों का समूह हो और उसकी क्या हो, और उसकी कंप्लीट मीनिंग हो, और उसकी क्या हो, और उसकी कंप्लीट मीनिंग हो। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए, एक कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, वही आपका क्या होगा, वही आपका वर्ड होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये वर्ड इसकी कुछ मीनिंग है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होती है, इसीलिए हमारे पास डिक्शनरी होती है। क्या होती है? इसीलिए हमारे पास क्या होती है, डिक्शनरी होती है। क्योंकि अगर वो सब डिक्शनरी में है मतलब उसका कोई मीनिंग है तो वर्ड होगा, अदरवाइज वर्ड नहीं होगा। समझ गए बात ना? जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द दे दिया, तो क्या आपको थोड़ी पता है कि ये कोई इसकी मीनिंग है नहीं, ये तो हमें टीचर्स को पता होगा ना, जिसने पढ़ा होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होती है, डिक्शनरी होती है। मतलब शब्दों का, अक्षरों का ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, और वो डिक्शनरी में वर्ड होना चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वो आपका वर्ड होगा, वो सब आपका क्या होगा, शब्द होगा। क्या बात क्लियर हुई? अब जैसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा शब्द लिया, ध्यान से बताने का प्रयास करना। जैसे हमने क्या ले लिया, एक मैंने ले लिया आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा वर्ड मैंने ले लिया, स्विंडल। क्या ले लिया मैंने, स्विंडल। अब इसे ध्यान से देखना, इसमें भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे सर ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, क्या इसकी मीनिंग आपको पता है? क्या आपको पता है कि इसकी मीनिंग है? ठीक है, तो अगर आपको पता है इसकी मीनिंग है तो मतलब एक कंप्लीट एक वर्ड होगा। तो दोस्तों स्विंडल की एक मीनिंग होती है, स्विंडल मतलब होता है धोखा देना। स्विंडल का मतलब क्या होता है, धोखा देना। स्विंडल की मीनिंग क्या होती है, स्विंडल की मीनिंग होती है धोखा देना, चीट करना किसी के साथ। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका वर्ड हो जाएगा। समझ गए ना? अब दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो वर्ड है ना, इसी से ही आपका सिलेबस निकला। क्या निकला? इसी से आपके सिलेबस का विस्तार हुआ। सिलेबस ऐसे, अब ऐसे देखो, ऐसे वर्ड पे वर्ड बनते चले गए ना, ऐसे ए से बन गए वर्ड, बी से बन गए, मतलब ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ड्स बन गए, करोड़ों वर्ड्स बन गए ना। तो वहीं से क्या बन गया, वहीं से आपका एक वर्ड बन गया, वहीं से डिक्शनरी बन गई। जब देखो, जब आप कोई इंग्लिश की कोई किताब पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, शब्दों से मिलकर पैराग्राफ बना होता है ना, कि एक पैराग्राफ उसमें शब्द होते हैं। तो वहां से क्या बन गया, वहां से आपका लिटरेचर बन के तैयार हो गया। जैसे हम पढ़ते हैं ए लेटर टू गॉड, ये आपके इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर है क्लास 10th में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहां से क्या निकल गया, वहां से आपके सिलेबस का विस्तार हुआ, वहीं से आपका सिलेबस निकल के आया, वहीं से आपका क्या निकल गया है, सिलेबस निकल गया। समझ गए ना? तो आपका सिलेबस का विस्तार कहां से हुआ, वर्ड से हुआ, वर्ड से। समझ गए ना? क्योंकि आपके किसी भी इंग्लिश में हमारे एग्जाम में 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन क्या होता है, 3 सेक्शन होता है, जिसमें हम एक होता है हमारा ग्रामर। ग्रामर निकल गया, जिसमें हम टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ये कहाँ से निकल के आया, यहीं से निकल गया है ना। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ कार क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्या है, तो उसका उप सेंटेंस में किस प्रकार से काम कर रहा है, तो उसी के बेस पर क्या निकल गया, उसी के बेस पर क्या निकल गया, वहीं से आपकी निकल के आई ग्रामर निकल के आई। ठीक है, तो ग्रामर हो गया। फिर हमारे सेंटेंस में पूछा जाता है वोकैबुलरी। क्लास 10th में नहीं पूछा जाता, क्लास 12th में पूछा जाता है वोकैबुलरी। कि जैसे मैंने पूछ लिया, बताओ कि स्विंडल की मीनिंग क्या होती है, बताओ ऑनेस्ट की मीनिंग क्या होती है, तो यहां से वोकैब निकल के आ गया। फिर एक निकल के आता है कॉम्प्रीहेंशन का, निकल के आता है कॉम्प्रीहेंशन निकल के आता है। दोस्त कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि इसकी लेटर लिखो, एस्से लिखो, ये सब क्या है, कॉम्प्रीहेंशन ही तो है। जो आप पढ़ते हो, जो आप चैप्टर पढ़ते हो, प्रोज पढ़ते हो, पोइट्री पढ़ते हो, सब क्या है, कॉम्प्रीहेंशन ही होता है। समझ गए ना? अनसीन पैसेज वगैरह ये सब क्या है, ये कॉम्प्रीहेंशन ही है। तो ये जो वर्ड है ना, यहीं से आपके सिलेबस का विस्तार हुआ, यहीं से आपके क्या निकल गया है, यहीं से आपके सिलेबस का विस्तार हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात की हुई यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपने समझने का प्रयास किया होगा। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि जो हमारी इंग्लिश है वो एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। समझ गए ना? इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, बातचीत करने के लिए करते हैं। अब ये लैंग्वेज जो भाषा है वो आती कहाँ से है, वो आती है ध्वनि से। हम कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से क्या बनती है, वहाँ से आपकी साउंड बनती है। साउंड कितनी होती हैं, 44 आपकी फिक्स साउंड होती हैं, मतलब फिक्स्ड हैं, बिल्कुल फिक्स्ड हैं। समझ गए ना? और इसमें से 2 प्रकार की मुख्य साउंड्स होती हैं, एक होती हैं वॉवेल साउंड्स और एक आपकी होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो आपने बचपन में पढ़ा है, आ, ई, उ, यही आपकी वॉवेल साउंड्स हैं।
और जो आपने का से ज्ञा तक पढ़ा है वही आपकी क्या है, वही आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। बात क्लियर। अब जब इन्हीं ध्वनियों को आप लिख देते हो तो क्या बन जाती हैं, लेटर्स बन जाती है, यानी अक्षर बन जाती है। अब अक्षर क्या होता है, अक्षर क्या होता है, जब आपने जो साउंड आपने बोली, जो आपने साउंड बोली, अगर उसको आप लिख दोगे तो क्या बन जाएगी, लेटर्स बन जाएंगी। लेटर्स क्या होता है, अक्षर होता है। अब अक्षर में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, एक आपकी वॉवेल लेटर्स होते हैं जिसमें 5 होते हैं, आपको पता है ए ई आई ओ यू, और एक आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं जो कि होते हैं 21 बी सी डी एफ, ऐसे जो भी आपके बचे, ठीक है। और इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे लेटर्स को हम क्या बोल देते हैं, अल्फाबेट बोल देते हैं, वर्णमाला बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा जब आप लेटर्स को आपस में कलेक्ट करोगे, आपस में इकट्ठा करोगे और उसकी क्या हो, उसकी कोई मीनिंग हो, उसका कोई अर्थ हो, तो क्या हो जाता है, आपका वर्ड हो जाता है। और आपसे वर्ड से ही क्या हुआ, आपके वर्ड से ही आपके सिलेबस का विस्तार हुआ। ठीक दोस्त, बात क्लियर तक। अब आइए हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, तो अभी तक हमने कहाँ तक सीखा, वर्ड तक सीखा। अब दोस्तों समझना है आगे। अब ये जो आपका वर्ड है, अभी हमने सीखा कि वर्ड क्या होता है, वर्ड आपका होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसकी क्या होती है, जिसकी एक विथ कंप्लीट मीनिंग, जिसकी क्या होती है, एक कंप्लीट मीनिंग होती है। यहां तक हमने सीखा, बात क्लियर, राइट। अब आगे समझिएगा। अब ये जो वर्ड है ना, अब ये जो वर्ड है, ये हमारे सेंटेंस में किस प्रकार से काम करता है, ये हमारे सेंटेंस में किस प्रकार से काम करता है, इसी के बेस पर क्या निकल के आई, इसी के बेस पर निकल के आई पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या निकल के आई, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आई ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आई, जिसकी संख्या कितनी होती है, जिनकी संख्या होती है 8। समझ रहे हो मेरी बात को। वर्ड मतलब जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट। अब ये जो ऑनेस्ट है ये कैसे काम कर रहा है, ये सर नाउन है कि सर ये एडजेक्टिव है कि सर ये एडवर्ब है कि ये सर वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, सर ये क्या है। तो इसी के बेस पर क्या निकल के आई, इसी के बेस पर निकल के आई पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये जो शब्द है ये किस प्रकार से काम कर रहा है, सेंटेंस में किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि कितनी होती है, 8 होती है। अब हम एक एक को बहुत ही बेसिक से सीखना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे दोस्तों सबसे पहले हमने लिया नाउन। क्या लिया हमने, नाउन। अब समझते हैं कि दोस्तों ये नाउन क्या होता है। तो दोस्तों हम नाउन को बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। मतलब ये नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड मतलब नाम देने वाला शब्द। कौन सा शब्द, नाम देने वाला शब्द। यानी कहने का दोस्तों सेंस है, कोई भी नाम है, अगर इस ब्रह्मांड में कोई भी किसी भी वस्तु का कोई नाम है तो क्या होगा, वो नाउन होगा। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, नेमिंग वर्ड। जैसे नेम मतलब क्या होता है, नाम, तो नेम देने वाला, किसी भी चीज को नाम देने वाला, इसको हम सिंपली बोल रहे हैं नामकरण करने वाला। तो कोई भी ऐसा, कोई भी चीज जिसका कुछ नाम है, जिसको कुछ नाम से हम बोलते हैं, वही क्या होता है, वही आपका नाउन होता है। ठीक है। जैसे दोस्तों मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा नाम क्या है, सत्यम। मेरा नाम क्या है, सत्यम है, तो क्या होगा, एक नाउन हो गया। समझ गए ना, समझ गए दोस्तों। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसका भी एक नाम है ना, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, तो ये भी क्या हो गया, ये भी तो एक नाउन हो गया। आपके सामने एक नोटबुक हो गई, नोटबुक, ये भी क्या हो गया, ये भी तो आपका नाउन हो गया। आप एक पेन से लिख रहे हो, ये भी एक नाउन हो गया। समझ गए दोस्तों। जैसे मैंने बोल दिया श्रेया, तो ये भी क्या है, ये भी तो एक नाउन है, किसी लड़की का नेम हो गया। जैसे मैंने बोल दिया दिलही, क्या, जैसे मैंने बोल दिया दिलही बोल दिया, तो ये किसी स्थान का नाम है।
स्थान का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया। तो कोई सा भी नाम आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है जिसका कुछ नाम है वो क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। नाउन के बाद दोस्तों क्या आता है, नाउन के बाद आता है आपका प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है रिप्रेजेंट्स अ नाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन या रिप्लेसेस अ नाउन, या रिप्लेसेस अ नाउन। मतलब सेंस क्या होता है, जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो नाउन को दर्शाता है, नाउन को दर्शाता है, नाउन को दर्शाता है या नाउन को रिप्लेस करता है, या नाउन को रिप्लेस मतलब क्या होता है, रिप्लेस मतलब होता है स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करता है, मतलब सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। मतलब जैसे ए है, ए के स्थान पर बी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित, मतलब स्थान को चेंज कर दिया, समझ गए ना। तो किसी नाउन को दर्शाता है या किसी नाउन को स्थानांतरित करता है, किसी नाउन को क्या करता है, दर्शाता है या किसी नाउन को स्थानांतरित करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट अ पेन। राम वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट अ पेन। राम बाजार गया और उसने एक पेन खरीदी। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, राम एक व्यक्ति का नाम है। आप कहोगे सर ठीक है सर, राम एक व्यक्ति का नाम है सर, नाउन होगा, नाउन होगा ना। अब राम बाजार गया और उसने एक पेन खरीदी। अब मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि यहां पर जो ही है, वो यहां पर जो ही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसको दिखा रहा है। तो आप कहोगे सर ये जो ही है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। राम क्या है, नाउन है। तो किसी नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। इसका मतलब जो ही है, ही दोस्तों क्या है, ही आपका एक प्रोनाउन है। ही क्या है, ही आपका एक प्रोनाउन है दोस्तों, क्या है, ही आपका एक प्रोनाउन है। चाहे इससे समझ लो और चाहे इससे समझ लो, किसी नाउन को स्थानांतरित करता है। मतलब यहां पर राम आना चाहिए था ना, कि राम वेंट टू मार्केट एंड राम बॉट अ पेन, लेकिन हमने राम के स्थान पर क्या यूज किया, हमने ही यूज किया, मतलब हमने राम को हटा दिया तो ही यूज किया, समझ गए ना। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो किसी भी नाउन को जो दर्शाता है या किसी भी नाउन को जो स्थानांतरित करता है, वही क्या होता है, वही हमारा प्रोनाउन होता है। क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं आगे, एक एग्जाम्पल और ले लें, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला ही बॉट अ पेन। चलो इसी के आगे मैं एक दोस्तों सेंटेंस लिखता हूं ना, और अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। राम वेंट टू मार्केट, ही बॉट अ पेन, ओके। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव मतलब जो क्या थी, बहुत ही एक्सपेंसिव थी। अब दोस्तों बताना, यहां पर जो इट है, इट एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहोगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेन को ना। महंगी क्या थी, पेन महंगी थी ना। और पेन क्या है, पेन कहोगे सर ये एक नाम है, सर एक नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। तो यहां पर जो इट है ये किसको दर्शा रहा है, ये पेन को दर्शा रहा है ना, और पेन एक नाउन है। तो यहां पर इट क्या हो जाएगा, इट आपका एक प्रोनाउन हो जाएगा। इट क्या हो जाएगा दोस्त, इट, ठीक दोस्तों। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ, जो किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम का वर्णन करता है। मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्णन करता है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करता है, कुछ बताता है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने बोला ही इज इंटेलिजेंट,
ही इज इंटेलिजेंट। अब दोस्तों ध्यान से देखना, वह इंटेलिजेंट है, वह इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों इंटेलिजेंट कौन है? आप कहोगे सर ही इंटेलिजेंट है। कौन इंटेलिजेंट है? ही इंटेलिजेंट है। और अभी आपने सीखा कि ही क्या है? ही आपका एक प्रोनाउन है, क्योंकि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो पर्सन होगा वो नाउन होगा। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो मतलब ही क्या होगा? ही आपका एक प्रोनाउन होगा। और इंटेलिजेंट कौन है? आप कहोगे सर ही इंटेलिजेंट है। और ही क्या है? प्रोनाउन है। मतलब किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया गया, किसी प्रोनाउन को वर्णन किया गया, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब ये इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट आपका क्या है? इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है माय डियर फ्रेंड्स। बात क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बोला आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने दोस्तों क्या बोला? मैंने बोला आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं एक सुंदर लड़की से मिला। आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब दोस्तों ध्यान समझना, यहां पर जो गर्ल है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर जो दोस्तों गर्ल लिखा है, गर्ल, ये क्या है? ये आपका एक नाउन है ना? क्या है? नाउन है, एक नाउन है। अब लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है, लड़की ब्यूटीफुल है। लड़की क्या है? ब्यूटीफुल है। तो यहां पर लड़की के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, किसी नाउन को डिस्क्राइब किया गया है, किसी नाउन को या किसी संज्ञा को वर्णन किया गया है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? जो ब्यूटीफुल है ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बात क्लियर? तो ये आपका इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है और ये ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। बात क्लियर? तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। कोई भी नाम है वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। प्रोनाउन क्या होगा? जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो किसी नाउन को दर्शाता है, या रिप्लेसेस अ नाउन, मतलब जो किसी नाउन को स्थानांतरित करता है, वो क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं क्या? एडजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक दोस्तों? और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करूँगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको इस क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, सिर्फ क्लास ऐसी लगी है, ठीक है ना? तो क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन डालेंगे, ठीक है? क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे और यूपी एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हुई? और मिलेंगे हम आपको अगले लेक्चर में इसकी आगे सीखने के लिए। समझ गए दोस्तों? तो बने रहिए यूपी एग्जाम पॉइंट के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।